Hello students, how are you all? Welcome back once again. Today we are going to start a new lesson of history, class 8, which is very important lesson. It is civilizing the native, educating the nation. Okay? This is 7th lesson. So British East India Company has already affected almost entire section of our society, of Indian society, whether it is peasant, king, landowners, traders, all of those were affected by the policies of Britishers. We have studied it about in previous lessons. Okay, now in this video we'll get to know that how Britishers launched their own perspective about Indian people, Indian civilization, and how they introduced British education, Western education in front of India by claiming that India is a uncivilized country and we are introducing new things, new policy to make India a civilized country, to make natives of Indian civilize and then will educate the nation. Okay, यही इनका पॉलिसी था. ये पहले भारत को क्या समझते थे कि इंडिया एक अनसिविलाइज कंट्री है. ठीक है, तो इसके पहले लोगों को हम सिविलाइज करेंगे. सिविलाइज करना मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वाज नॉट अ सिविलाइज कंट्री, बट दुनिया जानती है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है सबसे पुरानी है, वहीं से तो आया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन. सो वी वर ऑलरेडी सिविलाइज्ड, वेल सिविलाइज्ड, बट subsequently our civilization demolished, declined due to the bullshitness of our ancient people. Okay, so we'll see these things in this video. Let's start this video. What they are doing for India, they are claiming to civilize Indian natives and then they will launch different policies to educating them for their own benefits, for their own purposes. क्या उनके पर्पस रहे होंगे? तो पहला उनका पर्पस यही रहा होगा, इंडिया को एजुकेट करने का, वेस्टर्न एजुकेशन देने का. वो पर्पस रहा होगा फ़ायदा, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो कोई अच्छे इंसान, कोई दूध के धुले नहीं थे जो इंडिया में आकर हमें सिविलाइज करने की बात कर रहे हों, हमें एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं. वो तो हमारी भलाई चाहते ही नहीं थे. तो एकाएक वो क्यों हमें सिविलाइज करेंगे? वाई डू दे वेस्ट देयर टाइम एंड मनी टू एजुकेट इंडियन पीपल? इसके पीछे क्या राज था, ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, आप सोचना इसके पीछे क्या राज था, ये आएगा अगले चैप्टर में, मैं बताऊंगा. बट एक बार आप सोचना कि आखिर ब्रिटिशर्स, एजुकेशन तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. एजुकेशन दुनिया को आज़ाद करती है. एजुकेशन प्रोवाइड लिबर्टी टू द पीपल. लोग जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आज़ाद रहेंगे. आप भी हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आप सेल्फ रिलायबल बनोगे, सेल्फ रिलायंस बनोगे. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? अपने आप पर आश्रित रहोगे. आपको किसी का चापलूसी नहीं करना पड़ेगा, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी. एजुकेशन इंसान को दुनियावी गुलामी से दूर कर देता है, आज़ाद बना देता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं कि फिर दुनिया उनके सामने झुकती है. ठीक है, तो एजुकेशन इतनी अच्छी चीज़ है. अब ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, फिर वो क्यों हमें एजुकेट करेंगे? वाई डू दे वेस्ट देयर मनी एंड टाइम to educate Indian people? Okay, these things we'll discuss in this video. Don't worry, it will be fun, it will be informative. So let's start. First of all, how British saw education. ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन कैसे देखते हैं? तो उसमें पहला एक चीज़ होता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. तो ओरिएंटलिज्म का मतलब समझ लेते हैं. ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है पूर्वी ज्ञान. ब्रिटिशर्स कहाँ से हैं? वेस्ट से हैं.
अगर आप इंग्लैंड में हो तो इंडिया आपको कहाँ दिखेगा, किस दिशा में दिखेगा, पूरब में दिखेगा। तो वो लोग जब भी ट्रेड करते थे पूरब में एशिया से या इंडिया से, तो कहते थे ओरिएंट गुड है। जैसे कि जो भी भारत से सामान जाती थी या फिर ज्ञान जाता था, वो सब क्या था, ओरिएंट था। तो उसी को ओरिएंटलिज्म कहा गया। मतलब इंडिया में जो भी उस समय या फिर एशिया में जो भी टेक्स्ट थे, जो भी ज्ञान था, ओके, जिस तरीके के भी लोग एजुकेशन को फॉलो करते थे, वो क्या था, ओरिएंट एजुकेशन था। किसके नज़र में वो ओरिएंट एजुकेशन था, ब्रिटिशर्स के। तो ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या हो गया, द थिंग दैट इज रिलेटेड टू ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, ओके, समझ रहे हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। 1783 में, इन 1783, विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा। विलियम जोन्स कैलकाता पहुंचते हैं एज अ जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, आपने पढ़ा होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में ये जूनियर जज के तौर पे आते हैं। इनकी क्या खासियत है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एक्सपर्ट इन लॉ, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो लॉ तो जानता ही होगा, बट उनकी एडिशनल क्वालिटीज़ क्या थी, ही वाज लिंग्विस्टिक एज वेल, वो लिंग्विस्टिक थे। अब लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु नो डिफरेंट लैंग्वेजेस और द पर्सन हु स्टडी डिफरेंट लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का मतलब कई भाषाओं के ज्ञानी को हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। तो ये महाशय विलियम जोन्स जो थे वो लॉ के एक्सपर्ट तो थे ही, बट उसके अलावा इनको ढेर सारा लैंग्वेज का ज्ञान था। कौन कौन सा लैंग्वेज का ज्ञान था, सो ही न्यू ग्रीक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज। वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। ये इसकी पढ़ाई वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी उन्होंने, ठीक है। अब लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज क्या है, जो रोमन लोग लैंग्वेज को यूज करते थे, या फिर ग्रीक लोग जो जिस भाषा का यूज करते थे उसे ग्रीक वो लैंग्वेज कहा गया। ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है। उसके बाद से लैटिन लोग, स्पेन वगैरह के जो राजा थे, लैटिन किंग, जिस भाषा को वो यूज करते थे उसे लैटिन भाषा बोला गया। तो ये इनको लैटिन, ग्रीक, अरेबिक इन्होंने अपने एक दोस्त से सीखा था। पर्शियन का इनका पर्शियन इनको आता था, ही न्यू पर्शियन। तो 4 लैंग्वेज हो गए। फिर इंग्लिश भी जानते थे, ये क्या जानते थे, इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते थे। मतलब इंडिया आने से पहले इनको इतना ज्ञान था। फिर इंडिया आते हैं, और इंडिया आते हैं तो ये संस्कृत सीखते हैं। ही स्पेंडेड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर लर्निंग संस्कृत। और कौन सिखाएगा इनको संस्कृत, तो जो कलकत्ता के पंडित लोग थे वो इनको संस्कृत सिखाते हैं, ठीक है। और जब ये संस्कृत की ग्रामर, संस्कृत की वोकैबलरीज वगैरह समझ जाते हैं, तो संस्कृत से में लिखी गई जो भारत की एपिक्स हैं, एपिक्स का मतलब जो पॉलिटिक्स पे लिखी गई चीज़ें हैं, मोरालिटी पे, एथिक्स पे लिखी गई जो बुक्स हैं, पोएट्री है, ओके, साइंस, मेडिसिन, ये इन सब पे लिखी गई जो बुक्स थी जिन्हें संस्कृत में ही लिखा गया था, और तो उसे पढ़ते हैं, ठीक है। कौन, विलियम जोन्स, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद से इन्हें पता चलता है द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। अब इनको पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली में इंडियन कल्चर जो था, एंशिएंट इंडियन कल्चर, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड था, ठीक है। और फिर ये इनके मन में प्लान आता है कि क्यों ना इसको हम बढ़ावा दें, क्यों ना ये ओरिएंटलिज्म को बढ़ावा दें। यही है ओरिएंटलिज्म, जो एशिया और इंडिया की जो टेक्स्ट थी उनको पढ़ना, उनके बारे में जानना, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने में एक तरीके से इनके मन में सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जगती है इंडियन एंशिएंट कल्चर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेटर ही सेटअप एशियाटिक सोसाइटी, और इससे इन्फ्लुएंस होके ये क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी को सेटअप करते हैं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं ये, और एक जर्नल स्टार्ट करते हैं। जर्नल एक्चुअली में क्या होता है, एक तरीके से वीकली मैगजीन टाइप होता है जर्नल, जिसमें हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ लिखा जाता है। जैसे आप लोग मैगजीन पढ़ते हो ना, संडे या मंडे को
एक चीज़ आती है, न्यूज़पेपर कह लो एक तरीके से, न्यूज़पेपर। तो ये एक जर्नल स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है एशियाटिक रिसर्चर्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें एशिया में मीन्स ओरिएंट नॉलेज के बारे में ये लोग रिसर्च करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उसको, जो भी मतलब एपिक मिलेगा, जैसे कि भागवत गीता हो गया, रामायण महाभारत, इसको पढ़ते समय ये लोग क्या करेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, यही काम था किसका, इस एशियाटिक सोसाइटी का। देखो, भारत के बारे में जानना है, भारत को बदलना है, तो पहले भारत को जानना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज अ कंट्री यू हैव टू नो देयर रूट्स, उसके रूट्स को जानना होगा। तो वही रूट को जानने के लिए ये लोग ये सब स्टार्ट करते हैं, भारत के एंशिएंट कल्चर को समझते हैं और उसके बाद से ये काम होती है। फिर क्या होता है, जोन्स एंड कोलब्रुक, ओके, जोन्स और कोलीब्रुक भी एक इसी तरीके के इंसान है, कोलीब्रुक हैं, और एक कौन है, कोलीब्रुक और नथेनियल हालहेड, नथेलियन हालहेड और कोलीब्रुक, दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग इन बंगाल। ये लोग भी बंगाल में क्या कर रहे थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मास्टरी कर रहे थे, जैसे कि वहाँ की संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, ओके, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, इसमें ये लोग स्टडी कर रहे थे। और जो भी इन लैंग्वेजेस में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे कि साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मेडिसिन के बारे में, कल्चर के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसको स्टडी कर रहे थे कौन, ये कोलीब्रुक और हालहेड। ठीक है, तो ये जो थे, ये तीनों लोग एक साथ मिलते हैं बिकॉज इनकी आइडियाज़ सेम होती हैं और ये फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंशिएंट कल्चर को ये लोग बढ़ावा देते हैं भारत के। और इसके बाद से क्या होता है, दे स्टार्टेड गिविंग रिस्पेक्ट, ओके, जोन्स और कोलीब्रुक ये लोग शेयर डीप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडिया एंड वेस्ट। जब ये पढ़ते हैं इंडियन कल्चर को, इंडियन एपिक्स को पढ़ते हैं, और जब इनको जानकारी होती है इंडियन एपिक्स के बारे में या फिर वेस्ट के एपिक्स के बारे में, तो इनको पता चलता है कि हाउ ग्लोरीफाइड द कल्चर वाज। इंडिया का जो कल्चर था वो कितना ग्लोरीफाइड था इन एंशिएंट टाइम में, मतलब आज से 2000 साल पहले का जो इंडियन कल्चर था वो वाकई में काफ़ी ग्लोरीफाइड था। उस समय तो ये खुद ही क्या थे, अनसिविलाइज थे, ये जानवर थे, और हमें क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अनसिविलाइज थे, वी वर ऑलरेडी वेल सिविलाइज्ड, ओके। लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ गए थे वेस्टर्न एजुकेशन से, साइंस में इनको महारत हासिल हो गई थी, इसलिए इन्होंने हमें इन्फीरियोरिटी, अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी से देखना स्टार्ट कर दिया था। दैट्स व्हाई दे क्लेम दैट इंडिया वाज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री। बट जैसे ही इन्होंने इनके कुछ लोगों ने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ा, इंडियन कल्चर को स्टडी किया इंडियन लैंग्वेजेस में, तो इनको पता चला हाउ ग्लोरीफाइड द कल्चर ऑफ इंडिया वाज, ओके। और इसके वजह से इन्होंने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया इंडियन कल्चर को, वेस्ट के कल्चर को, और कहा कि हम क्यों ना इंडियन कल्चर में जो हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ रहते हैं, इनके कल्चर को की स्टडी की जाए, इनकी कल्चर को डीप में स्टडी की जाए, और उसके बाद से क्या किया जाए, इन्हीं के लैंग्वेज में मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। इनको मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कही गई। ठीक है, अब इंडिया में कौन रहता है, इंडिया इज कंप्राइजेज ऑफ टू कम्युनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इनको आपको इफ यू वांट टू गिव देम अ मॉडर्न एजुकेशन देन यू विल हैव टू गिव इन देयर ओन लैंग्वेज, जो जिसके साथ वो ऑलरेडी फ्रेंडली है, उसी लैंग्वेज में आप ऑफ कोर्स दोगे उनको नॉलेज या फिर मॉडर्न एजुकेशन। तो ये कहते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही हम क्या देंगे, इनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, मतलब साथ साथ चलेगा मॉडर्न एजुकेशन, एक हाथ में मॉडर्न एजुकेशन और एक हाथ में इनका जो प्रीवियस ग्लोरीफाइड एंशिएंट कल्चर है उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये इसकी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से अच्छा चीज़ था भारत के लिए, इट वाज अ क्वाइट डिसेंट थिंग फॉर इंडिया एंड फॉर वेस्ट। बट आगे चल के क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है,
तो इसी जद्दोजहद में 1791 में क्या होता है, इसी ऑब्जेक्ट को लेकर कि इंडिया में जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं इनको इनके ही लैंग्वेज में मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जैसे कि अभी हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, भोजपुरी है, मगधी है, तमिल है, तेलुगु है, ये सब क्या है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है। और इंग्लिश क्या है, एक वेस्टर्न लैंग्वेज है, ठीक है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये लोग भारत को क्या करते हैं, भारतीयों को एजुकेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट को लेकर इन 1791 कोलकाता में क्या होता है, मदरसा की स्थापना होती है। अ मदरसा वाज एस्टैब्लिश इन कैलकाटा। ओके, कैलकाटा में एक मदरसा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, बाय वारेन हेस्टिंग्स। ओके, वारेन हेस्टिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो एक मदरसा की स्थापना की गई, ठीक है। मदरसा क्या होता है, मदरसा उसमें मुस्लिम लॉ को पढ़ाया जाएगा, मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम लॉ को पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ 1781 में 1700 मैंने गलत लिख दिएगा, 1791 नहीं होगा, 1791 में तो संस्कृत विद्यालय खुलता है। 1781 में क्या होता है, मदरसा को खोला जाता है। और 1791 में संस्कृत कॉलेज वाज ओपन इन संस्कृत कॉलेज वाज ओपन इन वेयर, बनारस उस समय इंडियन कल्चर का हब था, बनारस लिखना चाहिए था। ओके, बनारस में खुलता है, किसके द्वारा, कौन खोलता है, तो जोनाथन कैकन, जोनाथन कुनकन। ओके, कुनकन या डनकन जो भी लिख दो इनका नाम। ओके, तो इंडियन लोगों को इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और इसी को ऑब्जेक्ट बनाकर मदरसा को ओपन किया जाता है 1781 में कलकत्ता में। किसने ओपन किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स एक ओरिएंटलिस्ट हैं, ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट, वो ओरिएंटल एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करते थे, ठीक है। और उन्हीं के काल में ये सब होता है। 1791 में संस्कृत कॉलेज खोला जाता है बनारस में, ठीक है। एम क्या था, मदरसा का एम क्या था, अरेबिक लैंग्वेज को सिखाना, अरेबिक लॉज यानी मुस्लिम लॉ को पढ़ाना, ठीक है। और संस्कृत कॉलेज खोलने का क्या था कि जो हिंदू रूल्स वगैरह हैं उनको पढ़ाने के लिए ये सब एफर्ट लगाई गई, ठीक है। ओके, इतना समझे आप लोग। अब देखो, ये ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन था। 1750 के बाद ये ऐसा शुरू होता है। लेकिन इसके बाद से क्या होता है, कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं, इंग्लिश ऑफिसर्स, वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना भी भारतीय एपिक है वो कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक है, वो डार्कनेस की तरफ ले जाता है लोगों को। इसलिए इनको साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहिए। तो कैसे मैकुले आता है, इस ओरिएंटलिज्म का घोर विरोध करता है। जेम्स मिल आते हैं, ये इस थ्योरी को का विरोध करते हैं और उसके बाद से वो अपना थ्योरी लाते हैं। वुड स्पैच आता है। ओके, ये सब पढ़ने के बाद से हमें आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के क्लास में यहीं तक हमने पढ़ा क्या, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, और उसके बाद से ये भी पढ़ा कि क्यों ये लोग चाहते थे कि इंडियन जो हैं वो इंडियन नेटिव्स
को हमें क्या करना चाहिए, सिविलाइज करना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। ओके, सो इससे रिगार्डिंग अगर 2-3 क्वेश्चन आपको मिले तो आप लोग कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।